हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सभी आप अच्छे से अपने घरों में सेफ तरीके से रह रहे हैं, गवर्नमेंट के गाइडलाइनों को पालन करते हुए। और जरूर सहयोग कीजिएगा। फिर से आपसे अपील है, काफी बड़ी समस्या है लेकिन हम लड़के उसके ऊपर जीत जरूर हासिल करेंगे। तो हम आज के इस नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ। लेसन नंबर 16 क्लास सीनियर ज्योग्राफी, जैविक व अजैविक संसाधनों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जैविक और अजैविक संसाधनों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी लेसन से। लेसन की बात ये रही कि जैविक या अजैविक संसाधन आखिर होते क्या है, किन्हें कहते हैं जैविक अजैविक संसाधन? खाने पीने का सामान है या फिर बाजार से खरीद के लेके आने का सामान है? पर ऐसा कुछ नहीं है। जैविक वे संसाधन जो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, जीवन जीने की जिनमें क्षमता पाई जाती है या फिर जिनमें अपनी वंशवृद्धि या प्रजनन क्षमता का विकास हुआ है, वे सारे के सारे संसाधन कैसे होते हैं? जैविक संसाधन। एज एग्जाम्पल हम देखें, हम मानव, जीव जंतु हमारे आसपास जो नजर आते हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु, सब किस में आते हैं? जैविक संसाधनों में आते हैं। कैसे संसाधन है जैविक संसाधन? इनके बारे में हम अपने इस अध्याय में चर्चा करेंगे। जैसे किनके बारे में? पशु संसाधन के बारे में बात करने वाले हैं, वनों के बारे में हम बात करने वाले हैं, मत्स्य उद्योग के बारे में, मत्स्य व्यवसाय के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। सारे कैसे संसाधन हैं? जैविक संसाधन। अजैविक संसाधन वे संसाधन जिनमें खुद में जीवन जीने या श्वसन की क्षमता नहीं होती, श्वसन क्रिया जिनमें नहीं पाई जाती, मर्त अवस्था में जो होते हैं, वे सारे के सारे अजैविक संसाधन कहलाते हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास, अपन जिस पे खड़े हैं, मर्दा मिट्टी जो है अजैविक संसाधन है। जो भी खनिज संसाधन है सारे के सारे अजैविक संसाधन है। जो भी आपको प्राकृतिक दर से आप देखते हो सारे के सारे अजैविक संसाधन है। जैसे पर्वत देखते हो, पठार आप देखते हो, मैदान देखते हो, ये सारे कैसे अजैविक संसाधन है जिनमें श्वसन क्रिया नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन। किसके बारे में? खनिज संसाधनों के बारे में। तो ये तो अपना लेसन हुआ। अब हम बात करें जैविक संसाधनों का, पहला अपना पॉइंट होगा पशु संसाधन। क्या होगा? पशु संसाधन। पशु संसाधन पढ़ने से पहले हम एक व्यक्ति है, उन व्यक्ति के बारे में थोड़ी सी उन्होंने क्या कहा, क्या चिंता जाहिर की, अपने वक्तव्य के माध्यम से हमें क्या बताया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो व्यक्ति कौन? डॉक्टर डार्लिंग। आप वाली डार्लिंग नहीं, डॉक्टर डार्लिंग। और डॉक्टर डार्लिंग क्या कहती हैं, या डॉक्टर डार्लिंग क्या कहते हैं, क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा कि पशुओं के बिना, इसके बिना खेत क्या रह जाते? बिना जूते बोए रह जाते हैं। अगर पशु नहीं होंगे तो खेत जोते नहीं जाएंगे। अब भी ऐसे काफी सारे क्षेत्र है जो पशुओं से अपना खेत जोतते हैं। आप ट्रैक्टर से जोत रहे हो और मशीनरी होगी, लेकिन पशुओं पर भी डिपेंड करता है। काफी सारे ऐसे क्षेत्र है। और प्राचीन समय में तो पूरा का पूरा इस पे निर्भर था, खेत खलियान पशुओं पर। खलियान खदानों के अभाव में क्या पड़े रहते हैं? खाली। खदान कहां पर उगाए जाएंगे जब पशु ही नहीं है? उपलब्ध जो संसाधन चाहिए वो संसाधन ही नहीं है, तो बंजर रहेगी जगह अपने आप। शाकाहारी देश में इससे बड़ी दुखदाई बात क्या हो सकती है कि यहाँ पर पशुओं के अभाव में, मतलब शाकाहारी हैं तो खाते ही क्या है? दूध दही खाते हैं भाई, मस्त रहते हैं। तो वो घी, दूध, मक्खन, पनीर वगैरह चीजें यहाँ पर क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है। जो पशु उत्पाद जो है वो पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति का क्या पड़ सकता है? अकाल पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि निर्भर ही इस पर है, और इनकी अगर कमी हुई तो यहाँ पर अकाल ही है। एक तरीके से हमारे खाद्यान्न यही है। अगर पशु नहीं होंगे तो ये खाद्यान्न हमें उपलब्ध नहीं होंगे, तो हमारे लिए वो अकाल ही है। तो इन्होंने कहा कि बिना खेत जूते बोए रह जाएंगे, किनके बिना? पशुओं के बगैर खाद्यान्नों का अभाव रहेगा, खेत खाली रहेंगे, बंजर रहेगी। जो लोग शाकाहारी हैं तो उनके लिए जो उत्पाद चाहिए वो क्या उन्हें प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया जैसे कंट्री में पशुओं का अगर अभाव हुआ, अभाव में क्या होगा? अकाल जैसे हालत होंगे।
तो ये बात थी डॉक्टर डार्लिंग की, लेकिन हम बात करें और आगे चल के, तो और आगे हमारा टॉपिक जिसका है वो है पशु। तो पशुओं के बारे में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पशुओं का आखिर क्या महत्व है। हम सब जानते हैं पशुओं का क्या महत्व है, ग्रामीण परिवेश से काफी अच्छे भली भांति परिचित हैं, चाहे वो शहरी से हो, सब जानते हैं महत्व उनका। लेकिन हमारे जितना शायद कोई शहरी लोग वो जो पशुओं से दूर दूर का रिश्ता नहीं रखते वो नहीं जानते होंगे। उत्पाद जरूर काम में लेते होंगे, लेकिन हम जो उनके आगे पीछे दिन रात घूमते रहते हैं तो हमें अच्छे से पता है, सिर्फ किताब में क्या लिखा है वो देखना है। जानते सभी हैं, क्या कृषि कार्यों में हम उपयोग नहीं करते? अरे करा कौन करा जी, अब छाट हो जाई ऊंट के हड़ जोड़ छा ले जाके, जानता होगा हड़ तो नहीं जानो तो जानता ही जान लो। हड़ किसो को बना के दिखाऊंगे थाने। देखो यहाँ सी एक लकड़ी को बनेड़ो है, अठे यहाँ एक हाल है नी, यहाँ सी हो तो वो, और अठे यहाँ लागेड़ो है एक अठे बांसियो गेलान बेमा करके गेर वो करे बीज रोकेंगे ऊंट के जोड़े जाए। ठीक है, तो हल जोतने में हम काम में लेते हैं किसको? पशुओं को। ऊंट ही नहीं, ऊंटड़ी भी काम में ले। ठीक है, इसके अलावा भैंस वगैरह है, बैल वगैरह है, उनका भी उपयोग किस में किया जाता है? हाँ, खेत जोतने में उनका उपयोग किया जाता है। तो कृषि कार्यों में इसके अलावा जो पानी खींचने कुएं जो थे उनसे चढ़स खींचने में, रहन चलाने में, या फिर भवन बनाते थे तो जो चूना वगैरह तैयार करते थे जिसे हम बोलते हैं घरट, जिसे बोलते हैं, तो घरट काटने का तरीका काम में ले पशुओं उपयोग करता। इसके अलावा तेल निकालने में और भी काफी सारी ऐसी चीजें जिनमें हम पशुओं का उपयोग करते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में, आज भी करते हैं। पौष्टिक आहार हमें मिलते हैं, घरा, लस्सी, दही, दूधड़ो, घी, ये सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं? पशुओं से। और इनके बगैर हमें खाना क्या नहीं लगता, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता। और खास करके अब गर्मियों में राबड़ी के बगैर तो काम चल रहे कोनी। तो राबड़ी भी काफी फेमस है राजस्थान की। तो ये सारे के सारे पौष्टिक आहार, मावा वगैरह है, पनीर वगैरह है, ये सारे के सारे हमें किससे प्राप्त होते हैं? पशुओं से प्राप्त होते हैं। खाद, खेतों में खाद डालते हैं, पशुओं की होती है। कुल्डी जिस जकीन आपा के वहां लगाए रखा बारे। ठीक है, तो खाद जो है वो काफी खाद्यान्नों के लिए उपयोगी है। अपनी कृषि कार्यों में खाद का विशेष महत्व है, क्योंकि अगर खाद नहीं डालेंगे तो जमीन बंजर हो जाएगी। उपजाऊपन बनाए रखने के लिए खास करके भेड़ बकरी की जो खाद होती है, गाय भैंस का जो गोबर होता है उसकी जो खाद होती है, काफी उपयोगी है अपनी कृषि के लिए। तो पशुओं से हमें खाद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा चमड़े का उपयोग, चमड़े के जूते या फिर अन्य काफी सारी चीजें चमड़े से बनाई जाती हैं। वस्त्र भी चमड़े से तैयार किए जाते हैं। खास करके आदिवासी जो जनजातियां जो हैं, एस्किमो जैसी जनजातियां हैं, तो वहां पर पूरा का पूरा उनका घर, उनके वस्त्र सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं? चमड़े से तैयार किए जाते हैं। तो चमड़े का उपयोग किया जाता है पशुओं के। यातायात सुविधा के रूप में खेत जाते हैं, प्लेन से नहीं जाते। किससे जाते हैं? ऊंट गाड़ी से जाते हैं, बैलगाड़ी से जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? गाड़ी वाली साइड सीट लेके। तो यातायात सुविधा, अनाज लेके आते हैं खेत से, या फिर खेत जोतने के लिए जाते हैं। बरोटी पूड़ी लान जावा तो के लेके जावा? गाडो ही लेके जावा, सारा गाड़ी लेके कौन जावे? ठीक है, तो यातायात सुविधा के रूप में भी इनका हम उपयोग करते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में ऊंट का विशेष महत्व है, जिसे राजस्थान के रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, तो वो यातायात सुविधा उपलब्ध करवाते हैं ऐसी कंडीशन में जहां पर आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं करवा पाते। पर्वतीय इलाकों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपनी आरमांडा फंस जाती है, लेकिन ये प्लेन धंसता नहीं है। इसके अलावा मांस, कुछ लोग बैठे होंगे मांसाहारी, थोड़ा सा जीभ को कंट्रोल रखें, अपने स्वाद को भूल के। शाकाहारी भी बहुत सारे बैठे हैं, नाक भी चढ़ा रहे होंगे, और खास करके वो ग्रुप। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिसको अच्छा लग रहा है खाएं, मना नहीं कर रहे।
और रहता भी कौन है। और बाकी नहीं खाएं तो अपने घर वाले से काम चलाएं, जो मिल रहा है खाने की जो आदत है वही रखें, बेटर हो सके तो कुछ और मिला ले। विश्व का 20% पशु संसाधन कहां पर है? इंडिया में। कितना? 20% पशु, टोटल विश्व का अगर देखें तो उसका 20% पशु संसाधन भारत में मौजूद है। कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, उनके दांत वगैरह, सींगों वगैरह से, हड्डियां वगैरह से सजावट, डेकोरेशन की काफी सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें, और हम उनको दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चीजें कंगा जैसे उदाहरण के तौर पर उपयोग में लेते रहते हैं। वो किससे बनाई जाती हैं? पशुओं के उत्पादों से बनाई जाती हैं। सकल कृषि उत्पाद में 30% योगदान पशुओं का है। सकल कृषि उत्पाद की हम बात करें तो उसमें 30% जो योगदान है वो किनका है? पशुओं का। ये भी आप याद रखें। तो अपने इसी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। केवल आप माइंड में ये चीजें याद रखें कि काम क्या है, कृषि में क्या काम है आपको पता है, पौष्टिक आहार कौन से होते हैं पशुओं से जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, खाद क्या उपयोग करते हैं, चमड़े का क्या उपयोग होता है, किससे प्राप्त होता है? पशुओं से। यातायात के रूप में पशु कैसे काम आते हैं, मांस क्या करते हैं उसका, विश्व का कितना परसेंट? 20% याद रखना है। कलात्मक वस्तुएं किससे? पशुओं से तैयार की जाती है। सकल कृषि उत्पाद में इनका योगदान 30% है। तो ये तो हमने देखा पशुओं का इंपॉर्टेंस क्या है, आप जानते भी हैं, और लैंग्वेज के माध्यम से कैसे लिखना है वो भी आप जानते होंगे। एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएंगे। ज्यादा जोर जबरदस्ती माइंड के साथ नहीं करनी है, थोड़ा सा शांत रखें, अपने दिमाग को नहीं चलाना है, सिर्फ उस दिमाग से आपको ये चीजें जो पढ़ाई जा रही है वो पढ़नी है। अब हम बात करें, अपना अगला पॉइंट अपना होगा पशुपालन क्षेत्र। आखिर भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर विशेषकर पशुपालन का कार्य किया जाता है, और किस तरीके के पशु पाले जाते हैं, कैसे क्षेत्रों में कैसे पशु पाले जाते हैं, वो हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, पशुपालन क्षेत्र में। तो हम देखते हैं कि सभी जगह एक जैसे पशुपालन नहीं है, एक जैसे पशु नहीं पाले जाते। सभी क्षेत्र, सभी जगह एक जैसी भौतिक विशेषताएं नहीं है, जलवायु विशेषताएं एक जैसी नहीं है। क्या सभी जगह वर्षा एक जैसी होती है? नहीं। क्या सभी जगह सर्दी गर्मी एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्या सभी जगह समतल या पर्वतीय इलाका है? नहीं है। हर जगह की अपनी अलग भौतिक क्लाइमेट विशेषता है। तो उसी हिसाब से अलग अलग क्लाइमेट, अलग अलग भौतिक विशेषताओं में रहने वाले पशु अपने क्लाइमेट के हिसाब से वहां पर पशुपालन का कार्य किया जाता है। तो भारत में आखिर ऐसे कौन से क्षेत्र है जिनकी अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं? तो भारत को उन अलग अलग चीजों की पहचान करते हुए 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है पशुपालन क्षेत्रों में। कितने? 4। कौन कौन से? एक वो क्षेत्र जो पर्वतीय है, वहां पर अपने हिसाब से अलग ही पशु है, अलग ही क्लाइमेट है। एक वो क्षेत्र जो शुष्क है, मरुस्थलीय है, जहां पे वर्षा न के बराबर होती है, तो वहां पर अपने हिसाब से उस वातावरण के हिसाब से क्या पशुपालन किया जाता होगा। एक वो क्षेत्र जहां पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है भारत में, ऐसे क्षेत्रों में क्या खाद्यान्न हो सकता है, कैसे पशुपालन हो सकते हैं। चौथा ऐसा क्षेत्र जहां पे ना ज्यादा वर्षा ना कम वर्षा, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। इस तरीके से भारत को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, आपको पता है भारत के उत्तर से लेकर पूर्व तक हिमालय का विस्तार है, लगभग 2500 किलोमीटर। यहां से अगर जम्मू से लेके हम इधर जाए, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, इस साइड तक तो हिमालय है। वहां पर इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश में जहां पे कृषि कार्य बहुत कम न के बराबर किया जाता है, लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरी पालन है। क्या है? भेड़ बकरी पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय के रूप में। यहाँ की भेड़ों की जो ऊन है वो काफी सफेद है, बर्फीला क्षेत्र, ठंडा इलाका है और काफी साफ क्लाइमेट। तो यहाँ के भेड़ की ऊन, जो सफेद ऊन है, वो उत्तम किस्म की ऊन मानी जाती है। ये भी याद रखिए, सफेद ऊन यहाँ की काफी अच्छी किस्म की ऊन है। भेड़ के बकरी पालन के अलावा जैसे यहाँ पर खच्चर वगैरह का उपयोग भी किया जाता है, पर्वतीय इलाका है, परिवहन के रूप में। इसके अलावा जैसे ही आप देखते हो कि पर्यटन का विकास हो रहा है, खास करके इस दौरान हम जाएंगे कहां, शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली जैसे जगहों पे घूमने के लिए, ठंडी जगहों में। तो पर्यटक के रूप में जाएंगे तो उनको पौष्टिक आहार चाहिए खाने पीने के लिए। हमें आइसक्रीम वगैरह सबसे पहले चाहिए, जाते ही बोलते हैं भाई आइसक्रीम ला दो। इसके अलावा जैसे ही हम, जैसे राजस्थानी लोग हैं, भाई लाची है तो दे नहीं एक थैली, ठीक है। तो ये सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं? पशुओं से। तो पर्यटन
का विकास हुआ है, पर्यटन की वृद्धि हुई है, वैसे वैसे इन लोगों को जरूरत महसूस हुई दुग्ध व्यवसाय की, तो यहाँ पर धीरे धीरे दुग्ध व्यवसाय का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है पर्यटकों की आपूर्ति के लिए। तो ये क्षेत्र हो जाएगा एक। दूसरा अपना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर और ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी, और उत्तर पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल रेगिस्तान कौन सा, थार का मरुस्थल, जो राजस्थान पंजाब हरियाणा में जिसका विस्तार है, वो क्षेत्र यहाँ पर इसी क्षेत्र में आता है। इसके आसपास के क्षेत्र में भारत में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये भारत का कम वर्षा वाला क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र होंगे तो खाद्यान्न कम है, खाद्यान्न कम है तो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है, खाद्यान्न के अलावा पशुपालन। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन हो जाता है। पशुपालन में मुख्यतः क्या करते हैं, कृषि भी करते हैं, लेकिन पशुपालन में मुख्यतः भेड़ बकरी पालने का काम ये लोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ इन क्षेत्रों में ऊंट आपको देखने मिलेंगे, राजस्थानी जहाज आपको देखने को मिलेगा, रेगिस्तान में गायें आपको देखने को मिलेगी, खच्चर घोड़े वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। आप जो देखते हो भेड़ों का जो पालक होता है चौरा, उसके पास एक दो खच्चर रहते हैं, उनका पूरा सामान उसके ऊपर रहता है, यूं मानो पूरा का पूरा घर उसी पे है उसका। तो वो सारे के सारे ऐसी चीजें यहाँ पर इस प्रकार के पशु संसाधन यहाँ पर इस पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भेड़ बकरी, गाय, ऊंट, खच्चर, घोड़े वगैरह यहाँ के लोगों के प्रमुख पशु संसाधन हो जाएंगे। तो ये हो गया अपना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दो कंप्लीट। कैसा क्षेत्र है तो कैसा पशु है, क्यों है, वो भी साथ साथ में हम देख लें। तीसरा अपना क्षेत्र है पूर्वी पश्चिमी घाट। इसमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट आ जाते हैं। तटीय क्षेत्र, काफी ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र है। वर्षा क्या होती है, अधिक, और आपको पता है जहां ज्यादा वर्षा वहां चावल, जहां ज्यादा वर्षा वहां किसकी खेती ज्यादा की जाती है, चावल, क्योंकि चावल को वर्षा काफी ज्यादा चाहिए, काफी पानी चाहिए, तो चावल की कृषि की जाती है। और चावल की कृषि का जो पुआल या जो डांठल होता है, जो बचा हुआ अवशेष होता है, उसको चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। काफी मात्रा में वो चारा होता है, और चारा काफी मात्रा में होता है तो ज्यादा खाने वाला पशु वहां पर पाला जाएगा, और ज्यादा खाता है उसे क्या बोलते हैं, भैंसा, क्या बोलते हैं, घर में ही बोल देते हैं ना, खा खा के वो लेट ढोल भैंस वर्ग हो रही है, तेनो तो भैंस ही थोड़ो खाए। तो ये यहाँ पर इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध होने के कारण भैंस पालन मुख्यतः किया जाता है। ये भी याद रखना, मुख्यतः किसका, भैंस पालन किया जाता है इन क्षेत्रों में। कौन से, पूर्वी व पश्चिमी घाट क्षेत्रों में। क्यों किया जाता है वो भी आप देख रहे हो। इसके अलावा चौथा अपना आता है मध्यम वर्षा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, जहां पे ना तो अधिक वर्षा होती है ना कम भी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में अपने ये बीच का ये जो हिस्सा है आप देख रहे हो, जिसमें आंध्र प्रदेश का हिस्सा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र का हिस्सा, एमपी का दक्षिणी हिस्सा, छत्तीसगढ़, झारखंड का हिस्सा, तो ये हिस्सा बीच वाला ये आता है मध्यम वर्षा क्षेत्र। मध्यम वर्षा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर कृषि के अलावा भेड़ बकरी पालन भी यहाँ पर किया जाता है, गाय भी यहाँ पर पाली जाती है, भैंस भी कुछ मात्रा में है। ऐसी बात नहीं भैंस पालन कहीं नहीं होता, इन सभी क्षेत्रों में दिखता है, लेकिन मुख्य अगर बात करें तो वो फैक्ट आ जाता है, यहाँ पर भेड़ बकरी मुख्यतः आ जाती है। यहाँ की भेड़ों की ऊन काफी निम्न कोटि की है, हालांकि भेड़ पालन किया जा रहा है लेकिन निम्न कोटि की मानी जाती है। तो इस मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में मुख्यतः पशु कौन से हो जाएंगे, भेड़ बकरी, गाय वगैरह मुख्य हो जाएगा यहाँ पर, ये भी याद रखना। तो इसमें स्टेट भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैप आपको पता है तो इसको इतना ही याद, देखते ही आपको पता आ रहा है। क्षेत्र आपसे पूछा जाए, मैप अगर आपके माइंड में है तो आप बता दोगे कि इस साइड में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर जैसे क्षेत्रों में पर्वतीय इलाका होने के कारण वहां पर भेड़ बकरी मुख्य व्यवसाय, याद रह जाएगा। इसके अलावा दूसरा पश्चिमी क्षेत्र जो मरुस्थलीय हिस्सा है, कम वर्षा होती है, कम वर्षा होगी तो भेड़ बकरी पालेंगे लोग, घूमते फिरेंगे, चराते इधर उधर। इसके अलावा ऊंट जैसे, गाय जैसे हमारे आसपास का तो हमें बताने की जरूरत नहीं है राजस्थान वालों को, तो कैसे पशु संसाधन होंगे इस क्षेत्र में। इसके अलावा तीसरा आया पूर्वी और पश्चिमी घाट, जहाँ पे वर्षा पर्याप्त, चावल का खाद्यान्न वहां पर मुख्य, और वह उसके बचे हुए अवशेष या अपशिष्ट जो है चावल से,
उसका उपयोग खाद्यान्न के रूप में, भैंस के चारे के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो वहां पर ज्यादातर चारा उपलब्ध अधिक मात्रा में है, तो भैंस वहां पर मुख्य पशु है। इसके मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां पर हम महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना की बात करें और दक्षिणी एमपी की बात करें, तो वहां पर भेड़ बकरी के अलावा गाय भैंस भी पाले जाते हैं। ये वहां के मुख्य पशु हो जाएंगे। तो अपने इस क्लास में यहां तक कंप्लीट, और आज की इस क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले। कल हम अगले टॉपिक देखेंगे अपने जो बचे हुए। तो अपने 5-4 वीडियो हर लेसन में कम से कम बनेंगे, क्योंकि 20-25 मिनट का कैपेसिटी है। उसके अलावा डाटा ही इतना है, ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकते और अपलोड भी नहीं होता, काफी दिक्कतें आती है। तो आप इसी से संतुष्टि रखें और 25-30 मिनट भी आप देते रहे, कोई जरूरी नहीं है, कल एग्जाम होने वाला है नहीं। तो हमने 3-4 पार्ट ही कंप्लीट करवाने के लिए आपने बोला है, तो आपके हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। लेकिन आप उसके साथ एक काम जरूर कीजिएगा। क्या करोगे? देखो, याद रखो, माइंड थोड़ा सा शांत है ना, बिल्कुल कुछ बड़ा बोलने वाला नहीं हूं। एक काम कर लो, क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम आएगा। एक बार आप पढ़ बहुत सारा लोगे, लेकिन ये पूरा का पूरा अगर आपके माइंड में सेट हो गया इतना, तो आप इससे बहुत कुछ लिख पाओगे। तो ये काम आप कर लिया करो, क्योंकि आपको ये टॉपिक एक एक शब्द ये लिखा हुआ है, आप इसके बारे में विस्तृत करके लिखना ही है बस। तो आप इसको याद कर लीजिए। जब तक कल का अपना टॉपिक आता है, आज वाला कल याद नहीं होना चाहिए। जब बैठो तो आज वाला कल याद नहीं होना चाहिए, और परसों देखो तो सारा याद होना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट्स नियमित क्लास लेते रहें, पढ़ते रहें, साथ साथ में याद करते रहें, कल पे नेट डालें। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट एवरी स्टूडेंट्स, थैंक यू।